को एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। अगले आधे घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए मेजर जनरल जेके बंसल साहब का, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद। इसके अलावा एम्बेसडर सुरेश गोयल साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट है, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। मल्लिका पांडे आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, शी द फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिगंबर साहब जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से लाइव, बहुत बहुत स्वागत है दिगंबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपके पास आ रहा हूं। बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जिस होटल में किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष रुकने वाला है, उस होटल के 100 मीटर के दरमियान आधा दर्जन से ज्यादा धमाके हो जाते हैं बिना लोकल एजेंसीज की मिलीभगत के, वहां की सरकार की लापरवाही के। ये तो हो नहीं सकता था सर। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल लोकल सरकार की फेल्योर है ये। और आज की तारीख में कौन किसके पीछे कहाँ पड़ा हुआ है कहना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि भाई 100 मीटर में हुआ, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो रिपोर्टर्स की या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, डोनाल्ड ट्रंप थे उसके अंदर में, और वो जो आदमी था जिसने अटैक किया था वो उस होटल के अंदर में ही ठहरा हुआ था। राइट। लेकिन जहां तक प्रेसिडेंट मैक्रो का सवाल है, मोस्टली जो इनके यहाँ पर अटैक या इनकी जो लाइफ को थ्रेट होते हैं वो इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता किसी पर्टिकुलर देश का या किसी कंट्री का जो है उनके ऊपर में ऐसा रहता है, क्योंकि जो एक जो फ्रेंच इसराइल में रहता था वो भी अटैक किया था एक बार या कई बार। इनकी लाइफ पे अटैक हुए 2021 में हो चुके हैं, 24 में, 25 में। तो इस प्रकार से इनके ऊपर में जो इस तरह के अटैक होते हैं। जहां तक बाकी वर्ल्ड लीडर हैं, अगर आप जैसे तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन है, तो बट नॉन ये तो बट नेचुरल है कि इनके ऊपर जो किसी भी तरह का अटैक होगा वो यूक्रेन की साजिश होगी। इसी प्रकार से जब जेलेंस्की की बात करते हैं तो वहां पर जो है रशिया की साजिश हो जाती है। और जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप या नेतन्याहू का, तो बट ना, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि उसमें तो ईरान डायरेक्ट खुल्लम खुला थ्रेट दे रहा है कि हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन ईरान ने जो कितने भी कोशिश कर ले तो इनको खत्म करना या इनकी साजिश इतनी जो सफल नहीं होती। कई बार इन्होंने पहले भी प्रयास किए हैं। इनके पास में ड्रग कार्टेल है जो मैक्सिको के अंदर में, वहां पे भी आप देखिए 2020 में जब कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी, उसके बाद से ही ईरान कहता है कि हम बदला लेंगे, बदला लेंगे। और जो वहाँ की मस्जिद है उसके ऊपर भी लाल झंडा फहराया गया, लाल कपड़ा फहराया गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। असली जो काम करता है वो करता है मोसाद। अब मोसाद जो है जिसके पीछे पड़ जाता है उसको नहीं छोड़ता। आप चाहे हानिया ले लीजिए, इनके कंट्री में मारा, नसरल्ला ले लीजिए, और जो बाकी अभी जो खामनेई को तो इन्होंने जो है अटैक करके खत्म कर दिया था, और मुश्तबा के साथ में भी पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान से जो गालिबाफ और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर वहां से जा रहे थे, तो उस समय भी उनको मारने की कोशिश थी। वहां भी अमेरिका ने इनको बचाया था, या अमेरिका नहीं चाहता था, तो इसलिए तो कोशिश सब जगह होती है। और एक बात ये समझने की है, जो भी जितने भी ये ऐसी तरह के प्लानिंग किए जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला, आप सामने देख लीजिए, अभी खामनेई जो है उनके लीडर की डेथ हो गई, उनको खत्म कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया, और अभी उनका ये फ्यूनरल प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उनकी जो मारक क्षमता है या उनकी लड़ाई की गति में कोई कमजोरी नहीं आई। इसी प्रकार से किसी भी कंट्री के अंदर में अगर कोई वर्ल्ड लीडर को खत्म कर भी दिया जाए तो वहां की जनता ज्यादा हिंसक हो जाती है, और वो ज्यादा जोश में भर के और अटैक ज्यादा होता है। इन मामलों को सिर्फ ऐसे निपटाया जा सकता है बातचीत के जरिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत पहले से ही कहते रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान जो है वो युद्ध नहीं है, कन्फ्लिक्ट नहीं है, डिप्लोमेसी डायलॉग से ही सुलझाया जा सकता है। और एक बात जो आज की तारीख में देखने को मिलती है वो ये है कि मारो मारो। अब जैसे मान लिया, आप देखिए, अगर यूक्रेन और रशिया की बात करें, रशिया इतना बड़ा कंट्री है, इतनी उनकी मजबूत डिफेंस है, फिर भी उनको ध्वस्त किया जा रहा है, मारा जा रहा है, लोग परेशान है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। क्रीमिया के ऊपर में भी तो वो ये नहीं सोचते कि आगे इसको युद्ध को कैसे बंद किया जाए, डबल अटैक, फिर घर से अटैक, ये चलता रहता है। जो इस तरह की बातें हैं, इसी प्रकार से ईरान भी, जो ईरान ने बताइए बिना मतलब में, उससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, होर्मुज बंद कर दिया, अमेरिका के ठिकानों के चक्कर में जो है यूएई के ऊपर में अटैक कर दिया। तो एक बड़ा कंफ्यूजन, और एक बहुत ही जो लीडर, वर्ल्ड लीडर है, उनकी एक सनक कहूंगा मैं ये, या उनका जो एक इस तरह का विचार है, वो पूरे वर्ल्ड को और उनके कंट्री को और उनके देशवासियों को भी एक बड़ी कठिनाई में डाल रहा है। ईरान के लिए स्पेशल ये साबित होता है, क्योंकि ईरान की जनता को त्राहिमाम हो रहा है, और जितना भी पेट्रोल होता है सब वो बेच करके लड़ाई के हथियारों में लगा देते हैं, प्रॉक्सी को पालने में लगा देते हैं।
तो इस प्रकार से ये समझना होगा वर्ल्ड लीडर को कि अपनी जनता को और वर्ल्ड में पीस कैसे स्थापित किया जाए। बैक टू यू। ऑलराइट सर, मैं मल्लिका जी के पास जा रहा हूँ। शी द फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। मल्लिका जी, ये चीज़ जो हुई है दमिश्क में कि एक किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मैं कह रहा हूँ कोई एम्बेसडर भी होता है किसी देश का, वो जहाँ पर ठहरने वाले हैं एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। मैंने तो खुद से देखा है कि जब कोई इंटरनेशनल लीडर जाता है किसी देश में तो 1 महीने पहले उसकी टीम वहाँ पर चली जाती है। सीक्रेट सर्विस के लोग वहाँ पर 1 हफ्ते पहले से रहना शुरू कर देते हैं, होटल में उनके रूम अलॉट हो जाते हैं। वहाँ का CCTV जो वो होता है एक्सेस उनके पास होता है, वहाँ का वाईफाई एक्सेस उनके पास होता है। दर्जन भर स्नाइपर्स छत पे लगा दिए जाते हैं। 24 घंटा 24/7 वहाँ पर ड्रोन फ्लाई किया जाता है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ ना हो। जब ट्रम्प साहब इंडिया आए तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी हुई, लेकिन धमाके एक नहीं हुए, कई कई धमाके हुए, कई लोग मारे गए हैं। और ये टाइमर धमाके थे मल्लिका जी। टाइमिंग का थोड़ा डिफर था क्योंकि मैक्रो के आने और जाने के बीच में 1 घंटे का फर्क था जब वो धमाका हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था और एक बहुत बड़ी चोट थी कि दमिश्क जो ऑलरेडी आतंकवादी संगठनों से घिरा हुआ राष्ट्र है सीरिया, वहां पर ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता पूरी दुनिया के लिए फिर तो। बिल्कुल नमस्कार अमित जी। देखिए, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है आतंकवादियों द्वारा। अगर आप देखें तो सीरिया को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वाला 2025 में जो उनके नए प्रेसिडेंट हैं, उनको सबसे पहला फ्रांस ही ऐसा देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया, राइट। जिसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सबसे पहले अल शारा की जो फॉरेन यूरोपियन ट्रिप रही है वो पेरिस में रही है। पहले ऐसे व्यक्ति जो पूरा सीरिया में जो एपिसोड हुआ था जब बशर अल असद थे और रिजीम चेंज, उसके बाद पहला ऐसा किसी वेस्टर्न कंट्री प्रेसिडेंट का टूर जो है वो राइट। मैक्रोन का अभी इस साल हुआ है। राइट। इसमें जो ISIS है वो आज भी वहां पर एक्टिव है। उसको इनएक्टिव समझना एक बहुत नासमझी की बात है, क्योंकि पिछले ही हफ्ते डमास्कस में जो सीरिया की कैपिटल है उसमें कैफे में ब्लास्ट हुआ था। राइट। तो वो सब चीजें नजरअंदाज करते हुए भी, सिक्योरिटी नजरअंदाज करते हुए भी मैक्रोन का विजिट प्लान होता है। तो आतंकवादियों की एक की स्ट्रैटेजिक इसमें था कि वो हेडलाइन बटोरना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि भाई जब सीरिया की कैपिटल ही सेफ नहीं है तो आप कहाँ इन्वेस्ट करने आ रहे हैं वहां पर। उनको बैटलफील्ड को एक्सपैंड नहीं करना, उनको एक मैसेज भेजना है कि ये जगह सेफ नहीं है आपके लिए, आप यहां से जाइए। सीरिया आज भी सेफ नहीं है। तो सीरिया ये जो अपनी छवि सुधारना चाहता है पिछले 1 साल से, जब से इनके नए प्रेसिडेंट आए हैं, हम देख रहे हैं कि काफी चीजें ये संभालना चाह रहे हैं वहां पर, बट आज भी ISIS वहां पर एक्टिव है। और फ्रांस के साथ ये जो रिलेशनशिप शेयर करते हैं, देखिए 2014 में आपको याद होगा कि फ्रांस ने काफी एयर ऑपरेशन शुरू किए थे और 2015 में पेरिस में अटैक किया था ISIS ने, तो सीरिया पर वापस रिटेलिएटरी अटैक फ्रांस ने किया था। तो कहीं ना कहीं वो रिवेंज की भावनाएं आज भी हैं और उसी बीच में मैक्रोन साहब डिसाइड करते हैं वहां जाना। तो ये कहीं ना कहीं ये उनका सिक्योरिटी फेलियर है। और जैसे अमित जी आपने बिल्कुल ठीक बताया, जब ट्रम्प साहब यहाँ आए थे तो हमने उनका सिक्योरिटी